हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रहे हैं कि स्वस्थ होइएगा और अपने परिवार के सभी लोगों को स्वस्थ रखने का प्रयास कर रहे होइएगा। हमारे इस टैगलाइन से आप लोग बोर हो मत होइए। यह भी हम लोगों की परिवार और हमारे अपने निजी स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। अब मैं मोहनम इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग की ओर से क्लास 9th के क्लासेस को लेने के लिए जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहला क्लास हमारा यह है 9th के लिए, जो साइंस के तौर पर में फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट किए हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है 9th में वह पदार्थ के बारे में है। किसके बारे में है बुआ? पदार्थ के बारे में है। कंप्यूटर महाशय, आप हमारा मार्कर को थोड़ा रख सकते हैं। अब आप जरा ध्यान से देखिए, पहला चैप्टर 9th में पदार्थ है। 1 से लेकर के 4 चैप्टर तक आपको जो है सो केमिस्ट्री मिलता है, फिर बायोलॉजी और फिर फिजिक्स है। तो उसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे भी पदार्थ, यानी कि वे सभी वस्तुएं, मतलब जितना चीज आप हम लोग देख रहे हैं। देखिए, पुराने जमाने में हमारे यहाँ कहा जाता था, क्षितिजल पावक गगन शमीरा, पंच तत्व यह रचित यह अधम शरीरा। यानी कि क्षितिज, जल, पावक मतलब आग, क्षिति जल पावक, गगन आकाश, समीर हवा, क्षितिज मतलब होता है धरती। इस 5 से हमारा शरीर बना है, हमारा पूरा बॉडी बना है। तो उसी तरह से प्रत्येक पदार्थ जो है, तो यदि यह पदार्थ है तो इसमें यह 5 वस्तु हो गया। तो प्रत्येक पदार्थ में वे सभी वस्तु हैं जिसमें द्रव्यमान हो। पहला कंडीशन क्या हो? द्रव्यमान हो, तथा जो स्थान घेरता हो। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। आप अपने मन में ऐसा सोचिए कि कौन कौन ऐसा चीज है जिसमें द्रव्यमान भी होता है और स्थान घेरता है, और कौन ऐसा चीज है जिसमें ये दोनों बातें नहीं होती है। जैसे कि लकड़ी द्रव्यमान भी होता है, स्थान भी घेरता है। हवा द्रव्यमान भी होता है, स्थान भी घेरता है। तब हम सिलेंडर में हाथ भर करके गैस लाते हैं। उसके बाद जैसे गुब्बारा में भरते हैं, तो गुब्बारा पहले ऐसे है, उसका वजन, आप उसको फुला दीजिएगा, हवा दीजिएगा तो फूल जाएगा, और फूल जाएगा फिर उसका वजन, और उसको तौलिए, दोनों में अंतर होगा, आकार बढ़ गया। ये सब पदार्थ है जिसका स्थान नहीं घेरे, द्रव्यमान नहीं हो तो पदार्थ नहीं हो सकता। जैसे कि आपको प्यार, नफरत, गुस्सा, ये सब भावना है, पदार्थ नहीं है। और जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरे, वो पदार्थ होता है। जैसे लकड़ी, हवा, कलम इत्यादि। अब प्रत्येक पदार्थ है तो उसका कुछ ना कुछ गुण होगा। जैसे कि सबसे पहला गुण है, यह कणों से मिलकर बना होता है। यह किस चीज से मिलकर बना होता है? कण से मिलकर के बना होता है। कैसे समझेंगे कि पदार्थ कण से मिलकर बना हुआ होता है? सोचिए जरा। आप नींबू ले लीजिए, नमक ले सकते हैं, अभी जरूरत भी है, और पानी ले लीजिए, और तीनों को मिलाइए। तो नमक का जो कण है वो पूरा का पूरा उसमें पानी में मिल करके शरबत का रूप ले लेगा। तो फिर वह एकदम छोटा छोटा कण से बना हुआ था, तब तो उसमें जाके घुल गया, खत्म हो गया अपना, वो कण बन के चला गया। यह इसलिए पदार्थ जो है सो किससे मिलकर बना होता है? कण से मिलकर बना होता है। इसके कण अत्यंत ही छोटे होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। आइए इसको और एग्जांपल लेते हैं। आप लोग होली खेलते हैं तो होली में रंग लगाते हैं। सोचिए, जो एक पुड़िया रंग जो हम लोग खरीदते हैं, वह एक पुड़िया रंग हम पूरे के पूरे 1 लीटर पानी में डाल देते हैं। फिर उससे 1 कप में डाले हुए हैं, फिर उससे 10 ml निकाल के दूसरा कप में, तो दूसरा भी लाल हो जाएगा। फिर दूसरा में से तीसरा में डालेंगे तो तीसरा भी लाल हो जाएगा। इसका मतलब है कि पदार्थ बहुत ही छोटा छोटा कण से मिलकर बना हुआ है, जो पूर्ववत की तरफ चला जा रहा है, बहता जा रहा है। तो यह पदार्थ के कण अत्यंत ही छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इसके कण के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। कैसे?
मान के चलिए हम शरबत बनाना है, आप लोग के घर में अभी गर्मी में शरबत पीने का सबको इच्छा होता होगा। शरबत बना रहे हैं, शरबत बना रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं और चीनी लेते हैं। अब पानी में चीनी को डाल देते हैं, दूसरे गिलास से इसे 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 करते रहते हैं, उसको इधर से उधर से उधर करते हैं। तो चीनी का जो कण है वो पानी के बीच का जो खाली स्थान था उसमें जाकर के अपने आप को फिट कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। अब थोड़ा देर के बाद देखते हैं तो हम कहते हैं कि चीनी घुल गया। अरे घुल गया तो कहाँ गया, चीनी अपने छोटे छोटे, चीनी का जो रवा था वो अपने छोटे छोटे कण में चला गया और वह कण पानी के बीच जो रिक्त स्थान था उसमें क्या हो गया, फिट हो गया। जैसे कि हम हवा में यहाँ हाथ फैला रहे हैं तो हवा का कण है लेकिन उसके बीच जो खाली स्थान है हम उसमें अपने आप को सेट किए हुए। जैसे कि देखिए यहाँ पर 4 उंगली है, अब इसमें जो खाली स्थान है इस खाली स्थान इधर से हम सेट कर लिए। अब देखिए इधर से आपको जगह नहीं दिख रहा होगा। तो इसी तरह से पदार्थ के कण के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। इसके कण के बीच एक आकर्षण बल होता है जिसके द्वारा वह जुड़ा हुआ रहता है। जैसे कि आकर्षण बल है तो इससे जुड़ा हुआ, हम इसको अलग नहीं कर पाते। पदार्थ के कण के बीच आकर्षण बल होता है जिससे वह कण एक दूसरे से जुड़ा होता है। इस आकर्षण बल को हम लोग कहते हैं अंतराण्विक बल। क्या कहते हैं, अंतराण्विक बल कहते हैं। और यह जो रिक्त स्थान होता है इसको कहते हैं अंतराण्विक स्थान। अच्छा, उसके बाद इसके कण निरंतर गतिशील होते हैं। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब वो ठोस होगा तो गतिशील नहीं होगा, बाकी टाइम पर में गतिशील होता है। पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। सोचिए घर के किसी कोना में आप बड़ी स्प्रे एकदम फुस फुस फॉग, क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है, प्रचार आता है ना, तो आप लोग वो फॉग जो है सो किसी कोना में अपने बॉडी में लगाते हैं। एकदम दूर खड़ा व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति जो होता है उसके नाक में यह सुगंध जाने लगता है, तो कैसे, यानी कि गति करते हुए वह फॉग का कण गति करते हुए वहां पहुंचा तब तो सुगंध गया। तो इसलिए हम कहते हैं कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। अब ये पदार्थ की अवस्था, तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्था होती है। 2 अन्य अवस्था जो है सो 4 नंबर और 5 नंबर भी हम लोग को पढ़ना है। पहला अवस्था का नाम है ठोस, द्रव और गैस। अवस्था मतलब यहां पर क्या है, अवस्था का मतलब यहां पर है जो हमारे चारों ओर जब हम नजर दे देखते हैं तो हमको पदार्थ जो है किस किस रूप में मिलता है। तो मुख्य रूप से हमको ठोस में मिलता है, द्रव में मिलता है और गैस के रूप में मिलता है। लेकिन 2 और रूप हैं, एक प्लाज्मा का है और एक बीईसी का है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का रूप है। इस रूप में हमको यह मिलता है। एक शब्द जिसमें नोट पॉइंट आगे या चर्चा होगा, घनत्व, तो इसकी चर्चा आप लोग को हम कर दें। प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को, प्रति इकाई आयतन, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, तो उसका जो इकाई आयतन होगा उस इकाई आयतन का द्रव्यमान, जैसे कि यह बेलनाकार मार्कर है तो इस मार्कर का जितना कुल आयतन होगा तो उसका 1 मीटर क्यू जो आयतन होगा उस 1 मीटर क्यू आयतन का जो द्रव्यमान है उसी को क्या कहा जाता है, घनत्व कहा जाता है। इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। अब हम ठोस पर में चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। ठोस अवस्था तो वैसी अवस्था जिसमें आयतन और आकार, 2 चीज, आयतन और आकार निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। वैसी अवस्था जिसमें आयतन और आकार निश्चित होता है ठोस कहलाता है। देखिए पहला गुण तो हो ही गया, आयतन और आकार निश्चित। दूसरा, अंतराण्विक स्थान न्यूनतम, सबसे कम, बिल्कुल नहीं। अंतराण्विक बल इसका अधिकतम होता है। अंतराण्विक स्थान न्यूनतम होता है इसीलिए यह कठोर होता है, और अंतराण्विक बल अधिकतम होता है इसीलिए इसके कण गतिशील नहीं होते हैं। ठोस को आप गतिशील होते नहीं देखे होइएगा। और इसका कण जो है, क्योंकि अंतराण्विक बल बहुत ज्यादा होता है तो इसके कण एक दूसरे को एकदम पास पास पकड़ के रखे रहते हैं। यह दृढ़ होता है, एकदम कठोर होता है। यह संपीड़ित नहीं होता, इसका आकार नहीं बदलता, यह संपीड़ित नहीं होता, दूसरे फॉर्म में नहीं जाता।
अधिक घनत्व होता है, ठोस का घनत्व जो है अधिक होता है, मतलब इसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान जो है ज्यादा होता है। और इसके उच्च गलनांक, गलनांक पर अभी तुरंत आते हैं, गलनांक किसको कहते हैं, इसके गलनांक जो है वो उच्च होता है, अधिक होता है। जैसे हमारा हो गया ईंट, क्या हो गया, ईंट। अब ध्यान से देखिए, ईंट, कलम। अब आप सोच रहे होइएगा सर स्पंज क्या होगा, स्पंज भी ठोस ही है, लेकिन तो आप तो कहते हो सर उसका आकार बदल जाता है, उस पर बाहरी बल लगने से उसका आकार बदलता है, वो अपने आकार में बदल लेता है। रबर थोड़ा संपीड़ित होता है अपवाद के तौर पर, लेकिन जब तक बाह्य बल नहीं लगाते हैं वो खिंचाता नहीं है, मतलब रबर ऐसे रखा हुआ है तो वैसे नहीं टेढ़ा अपने मन से हो जाएगा, उस पर बाहरी बल लगाना पड़ता है, ये सब अपवाद में है। अगला अवस्था हमारा है द्रव अवस्था, यानी कि ध्यान से सुनिए, आयतन निश्चित होगा, वैसी अवस्था जिसका आयतन निश्चित हो लेकिन आकार अनिश्चित हो। गिलास में रखे तो गिलास के आकार का, कटोरी में रखे तो कटोरी के आकार का, बीकर में रखे तो बीकर के आकार का, परखनली में रखे तो परखनली के आकार का हो जाता है, यानी कि आकार अनिश्चित होता है। और यह जो आयतन है यह हमारा निश्चित होता है। आयतन क्या हो जाता है, निश्चित, और आकार अनिश्चित होता है। अब इसके गुण को देखिए, अंतराण्विक स्थान ठोस से ज्यादा होता है, इसके कण के बीच में अंतराण्विक स्थान किससे ज्यादा होता है, ठोस से ज्यादा होता है। यही कारण था कि जैसे आप लीजिए पानी, यही कारण था कि पानी में अंतराण्विक स्थान ठोस से ज्यादा था, तो चीनी के कण शरबत बनाते वक्त उसमें जाकर के घुल करके एडजस्ट हो गया। और नमक का चीनी के घोल के देखिएगा तो दोनों मिला करके मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, तो नमक भी ठोस है और चीनी भी ठोस है, और उस ठोस में अंतराण्विक स्थान है ही नहीं, तो क्या होगा, कुछ नहीं। अंतराण्विक बल ठोस से कम होता है, और यही कारण है कि द्रव का कण स्वतंत्र रूप से प्रवाह, मतलब बहने लगता है। अंतराण्विक बल कम होता है तो द्रव का कण गतिशील हो जाता है। अच्छा, किसी भी आकार में चला जाए, द्रव को ऊपरी सतह जो है वो समतल होगा, एकदम समतल, ऐसे ऐसे नहीं होता है, एकदम समतल हो जाता है। बहाव का गुण होता है, क्यों होता है बहाव का गुण, तो अंतराण्विक बल ठोस से कम होता है, और अंतराण्विक बल जब कम होगा तो इसमें बहाव, बहने की प्रकृति होती है। अल्प संपीड्य होता है, यह कठोर नहीं होता है, और कण में स्वतंत्र गति होती है। कण में क्या होती है, स्वतंत्र गति होती है। यह हमारा ठोस और द्रव अवस्था था। अभी हम आप लोग पदार्थ, हम लोग देखे पदार्थ, पदार्थ के गुण, पदार्थ की अवस्था, और पदार्थ की अवस्था हम ठोस अवस्था और द्रव अवस्था, इतना चीज हम देख चुके हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लिए होइएगा, हम अपना दूसरा स्लाइड आप के लिए तैयार कर चुके हैं। अभी हम लोग द्रव अवस्था तक आए थे, अब आगे देखिए गैसीय अवस्था के बारे में बात करते हैं। वैसी अवस्था जिसमें आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है, निश्चित ही नहीं हो, गैसीय अवस्था होती है। आयतन और आकार दोनों अनिश्चित, जैसे कि ऑक्सीजन, आयतन आकार निश्चित ही नहीं है, जहां पर डालिए उतना बन जाएगा। इसका गुण, अंतराण्विक बल न्यूनतम होता है, यानी कि गैस के कण के बीच अंतराण्विक बल बहुत कम होता है, और यही कारण है कि इसके कण बहुत ज्यादा दूरी तक स्वतंत्र रूप से गतिशील होते हैं। अंतराण्विक स्थान बहुत ज्यादा होता है, अधिकतम होता है, कण स्वतंत्र रूप से गतिशील रहते हैं, कोई इसको बाउंडेशन नहीं है, पकड़ने वाला नहीं है। अधिक संपीड्यता होता है, गैस के कणों के बीच संपीड्यता बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग जो है सो जब प्राकृतिक गैस लेते हैं तो उसको संपीडित करते हैं, कंपाइल्ड नेचुरल गैस, संपीडित करके जो है सो हम लोग काम करते हैं। गर्म करने पर गैस जो है सो ठोस और द्रव की अपेक्षा ज्यादा फैलता है, इसीलिए देखते होइएगा गर्मी में साइकिल के टायर की जो है सो ट्यूब आवाज कर जाती है, वो
यही कारण है कि गर्म होने पर वह ठोस या द्रव की अपेक्षा फैलाव उसमें ज्यादा होता है। तीसरा है प्लाज्मा। अच्छा, एक मिनट के लिए आपसे यदि कोई पूछे तो बताइए, तो सूरज में चमक किस कारण से है? वो जो मरकरी आती थी पहले CFL वाली, उस CFL में वो चमक होती क्यों थी? क्योंकि अंदर में तो कुछ होता नहीं था। तारा क्यों चमकता था, चमकता क्यों था? देखिए, टिमटिमाना अलग चीज है और चमकना अलग चीज है। हम वही आपसे पूछ रहे हैं कि तारा चमकता क्यों था। तो आइए इस पर बात करते हैं। यह प्लाज्मा जो है, अब क्वेश्चन वहीं पर है, हम आगे पदार्थ की अवस्था पर आते हैं, इसी में उसका उत्तर मिलेगा। प्लाज्मा अत्यधिक ऊर्जा वाले, बहुत अधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित कण से बना होता है। ये क्या है? अधिक ऊर्जा और अधिक उत्तेजित, दो बातें, अत्यधिक ऊर्जा और अधिक उत्तेजित कण, दो चीज से बना होता है। इस अवस्था में कण आयनीकृत गैस के रूप में होता है। क्वेश्चन खूब आता है, प्लाज्मा जैसी अवस्था में कण किस रूप में होते हैं? तो आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। जैसे आपको हम बता रहे हैं, बल्ब में गैस भरी हुई है, CFL बल्ब जो होता था, जब विद्युत धारा प्रवाहित हम करते थे तो बल्ब में जो गैस का कण था वो आयनीकृत हो जाता था, आयोनाइज हो जाता है। CFL बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर गैस आयनीकृत हो जाता है, जिससे बल्ब में चमकीला पदार्थ प्राप्त होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। बल्ब में क्या प्राप्त होता है? चमकीला पदार्थ प्राप्त होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, वही प्लाज्मा बनता है। और यही कारण है कि तारा और सूर्य में चमक का कारण प्लाज्मा ही होता है। जैसे कि सूर्य में देखिए, हीलियम गैस है, सॉरी हाइड्रोजन गैस है, मिलके हीलियम बनता है। अब वो गैस के कण है, अत्यधिक ऊर्जा के कारण वह जो है सो आयनीकृत हो जाता है, और आयनीकृत हो जाने के बाद वह प्लाज्मा का निर्माण करता है। फलस्वरूप सूर्य और तारा हमको चमकता हुआ नजर आता है। अब एक है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यह पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है, इसको हमारे भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर में जो रखा गया है। 2001 में कर्नले नाम के वैज्ञानिक और उनके कुछ सहयोगी थे, उनको जो है सो BEC तैयार करने के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। याद रखिएगा, साइंस में नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। सामान्य वायु के घनत्व, वायु घनत्व तो सामान्य है, के 10 का पावर 5 यानी कि 1,00,000वें भाग जितना कम घनत्व लेना है। वायु घनत्व तो मान के चलिए 1 से कितना लेके चला जाना है? 1,00,000वां भाग, यानी कि 1/10 का पावर 5, जिसको 10 का पावर -5 से लिखा गया है। कम घनत्व वाली गैस को कम ताप पर, बहुत ही कम ताप पर ठंडा करने से BEC की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की प्राप्ति हो जाती है। यहां से हमारा अवस्था खत्म होता है। अब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन भी लाया जाता है। कैसे? तो अवस्था परिवर्तन लाने के लिए कारक है, उसको आगे देखेंगे। पहले अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं हम ये देखते हैं। ठोस है, ठोस से जब वह द्रव में जाएगा तो उसको संगलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगलन। देखिए लिख दिया, ठोस से द्रव में जाने की क्रिया संगलन है, और द्रव से गैस में जाने की क्रिया, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में जाने की क्रिया वाष्पीकरण है। जैसे कि आप इसको एग्जांपल से ले सकते हैं, ठोस हमारा बर्फ होता है, द्रव हमारा पानी है, और गैस हमारा भाप है। अब देखिए, ठोस तो बर्फ को पिघलाए पानी बना तो वह संगलन कहलाता है, और द्रव से गैस में जाना वाष्पीकरण। फिर गैस को जब ठंडा करते हैं तो द्रव प्राप्त होता है, तो उसको संघनन कहते हैं, और द्रव को जब ठंडा करते हैं, जमाते हैं, तो ठोस प्राप्त होता है, तो उसको जमना कहते हैं। देखिए 4 परिभाषा हो गया। अब एक ऐसी क्रिया जिसमें ठोस से द्रव में गए बिना सीधे गैस प्राप्त हो जाता है, इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? ऊर्ध्वपातन। कब? जब ठोस से द्रव में नहीं जाना है, सीधे गैस में चला जाएगा, ऊर्ध्वपातन। जैसे कि कपूर
द्रव में जाता है और छोड़ दीजिए सीधे वाष्पीकृत हो जाता है। तो ठोस से सीधे गैस बन जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस से बिना द्रव में बदले गैस में बदलना या गैस के संघनन से ठोस प्राप्त करने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यह एकदम याद रखने की चीज है। यह हमारा था अवस्था में परिवर्तन। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इतना स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा और हम लोग इस वीडियो के सेकंड नहीं थर्ड स्लॉट में अब हम आप लोग के सामने प्रस्तुत हैं। देखिए, अवस्था परिवर्तन हम लोग देख चुके थे। अवस्था परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, अभी हम उसको ध्यान में रखेंगे। देखिए, अवस्था परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक की जहां तक बात की जाएगी तो उसमें नंबर 1 पर चला आता है तापमान। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ के कण की गतिज ऊर्जा बदल जाती है। या तो तापमान बढ़ाइएगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, या तापमान घटाइएगा तो गतिज ऊर्जा घट जाएगी। तो गतिज ऊर्जा बदल जाती है और कण गतिशील हो जाते हैं। कण क्या हो जाता है? गतिशील हो जाता है। फलस्वरूप पदार्थ अपनी अवस्था को बदल लेता है। गतिज ऊर्जा जब ये बदलेगा तो या तो गतिज ऊर्जा कम होगा तो कण द्रव से ठोस में बदलता हुआ चला जाएगा, ज्यादा होगा तो ठोस में ज्यादा है तो गतिज ऊर्जा बढ़ा तो द्रव में चला गया, द्रव में गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा तो गैस में चला गया। अब इसमें कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं, जैसे कि गलनांक। तो वह ताप जिस पर कोई ठोस पिघलकर क्या बना लेता है? द्रव बना लेता है, गल जाता है, यानी कि ठोस पिघलकर द्रव बनता है, गलनांक कहलाता है। अंग्रेजी हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद है क्वथनांक। वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू, देखिए भाप बन उबलता है, द्रव क्या होता है? उबलता है, तो क्वथनांक कहलाता है। द्रव उबलना शुरू कर देता है तो क्वथनांक कहलाता है। हिमांक, बहुत लोग गलनांक और हिमांक एक ही मान लेते हैं, लेकिन हिमांक अलग है। वह ताप जिस पर कोई द्रव ठंडा होकर ठोस में प्राप्त होता है। कोई पदार्थ किस अवस्था में प्राप्त होता है? ठोस में प्राप्त होता है, हिमांक कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। यानी कि गलनांक, क्वथनांक और हिमांक तीनों अलग अलग चीज है। गलनांक का अंग्रेजी हो जाता है आपको मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक का हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक का हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। अब तापमान का पैमाना है, एक केल्विन पैमाना है, दूसरा सेल्सियस पैमाना है। केल्विन के लिए 273 में सेल्सियस जो है मान जोड़ देंगे तो केल्विन प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस है, इसको 273 जोड़ 100 करेंगे तो 373 केल्विन में हो गया। अब यह दोनों बराबर हो गया। अब फिर केल्विन सेल्सियस के लिए केल्विन में से 273 घटा देंगे तो आपको सेल्सियस में मिल जाएगा। गुप्त ऊष्मा, देखिए ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। ये गुप्त ऊष्मा, ल्यूटेंट हीट, छिपी हुई ऊष्मा। निश्चित ताप पर कोई पदार्थ अवस्था परिवर्तन के दौरान उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा, उत्सर्जित मतलब जो ऊष्मा छोड़ देता है, या अवशोषित जो ऊष्मा अपने में गेन करके रखता है। जैसे कि जब भाप से द्रव से गैस बन रहा होता है तो ऊष्मा उत्सर्जन होता है, और जब ठोस से द्रव में जा रहा होता है तो अवशोषण होता है। तो उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। कौन सी ऊष्मा कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब दो बात है, एक है हमारा संगलन की गुप्त ऊष्मा। किसकी गुप्त ऊष्मा है? संगलन। याद कीजिए संगलन किसको कब कहे थे? तो संगलन हम कहे थे जो कोई ठोस द्रव में बदलता है तो संगलन कहलाता है। तो संगलन की गुप्त ऊष्मा किसको कहते हैं? मान के चलिए ठोस है, बर्फ है, आप नीचे से ऊष्मा दे रहे हैं, द्रव में बदल रहे हैं, क्या पूरा बर्फ एक बार पानी बन जाएगा? नहीं, लेकिन ऊष्मा तो आप देते रहे थे हमेशा,
पिघलाने के लिए। तो उस क्रम में जितना देर में पूरा पानी बनेगा उतना देर में वह उष्मा स्टोर हो जाता है, छिप जाता है। वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर, ठोस कितना होना चाहिए 1 केजी को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, किसमें बदलने के लिए, द्रव में बदलने के लिए, किस पर, गलनांक पर जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। उसे संगलन की क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा कहते हैं। भैया बर्फ और पानी का उदाहरण दिए, 1 केजी बर्फ लीजिए, नीचे से उष्मा देते रहिए, तब 1 केजी बर्फ की जो उष्मा होगी और 1 केजी पानी, दोनों की उष्मा में अंतर होगा। बर्फ की उष्मा और पानी की उष्मा दोनों में अंतर हो जाएगा, क्यों, तो संगलन की गुप्त उष्मा के कारण। अगर वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, तो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर, देखिए अभी कौन चीज पर ले जाना है, क्वथनांक पर, गैस में बदलने के लिए, किस में बदलने के लिए, गैस में बदलने के लिए, या फिर आप यहां पर इसको दे सकते हैं उसके क्वथनांक पर उबलने के लिए, उबलने या गैस में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त उष्मा कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, 1 केजी पानी ले लीजिए, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 केजी पानी और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप भी होगा, तो पानी से भाप का उष्मा ज्यादा होगा, क्यों, तो वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के कारण। क्यों ज्यादा हो जाएगा, तो वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के कारण ज्यादा हो जाएगा। अब आप देखिए, अवस्था परिवर्तन में 1 नंबर पर तापमान था, 2 नंबर पर हमारा दाब हो जाता है। दाब को जब बढ़ा दीजिएगा और तापमान को घटा दीजिएगा, तो हम किसी गैस को द्रव में, दाब बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, तापमान घटेगा तो गैस को द्रव में, तथा द्रव को, गैस को हम द्रव में और द्रव को ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या किसमें परिवर्तित कर सकते हैं, ठोस में परिवर्तित कर सकते हैं। किस, कब, दाब बढ़ाएंगे ताप घटाएंगे, इसका उल्टा, दाब घटाएंगे, दाब को कम करेंगे और ताप को बढ़ाएंगे, तो हम जो है सो ठोस में से द्रव में जाएंगे और द्रव से गैस में जाएंगे। इसके विपरीत दाब घटाकर और ताप बढ़ाकर हम प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा जो है प्रभावित करने वाले कारक और उसके कारण जो है सो कुछ की पॉइंट्स जो हमारे साथ थे वो आए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको रख लीजिए और बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिए होइएगा। अब हम अगले स्लॉट पर हैं, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक पर ध्यान दीजिए। कौन कौन से कारक हो सकते हैं, देखिए हम जानते हैं कि एक सतह की प्रक्रिया है, तो सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा वाष्पीकरण उतना ज्यादा होगा, क्षेत्रफल जितना कम होगा उतना वाष्पीकरण कम होगा। समझिए इसको, कपड़ा फैला करके रखिएगा तो जल्दी सूख जाएगा, और कपड़ा एक जगह पर सिकुड़ा कर रख दीजिएगा तो देरी से सूखेगा, मतलब पानी देरी से वाष्पीकृत होगा। इसका मतलब सतह के क्षेत्रफल पहला कारक है। दूसरा, तापमान में वृद्धि, सोचिए पानी गर्म करना है, अब एक बार 100 डिग्री की टेम्परेचर, बहुत ज्यादा तापमान, गैस का लोग तेज रखे हुए हैं तो तापमान ज्यादा है तो पानी ज्यादा गर्म होकर के वाष्पीकृत होने लगेगा, और तापमान कम होगा तो कम वाष्पीकरण होगा। उसके बाद आर्द्रता में कमी, वायुमंडल में हम लोग देखते हैं जब वर्षा के दिन में आर्द्रता ज्यादा होती है वायुमंडल में, और जब वो आर्द्रता ज्यादा होती है तो कपड़ा देरी से सूखता है, लेकिन वही गर्मी के दिनों में आर्द्रता जब कम होता है तो कपड़ा चट सूख जाता है, मतलब तुरंत सूख जाता है। तो इसका मतलब आर्द्रता कम होगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। और लास्ट है वायु की गति। हम लोग देखते हैं वर्षा के दिन में जब आर्द्रता ज्यादा होता है वातावरण में तो आकर के पंखा के नीचे में रख देते हैं कपड़ा को, अब पंखा घूम रहा होता है, पंखा हवा में सूख जाता है, हम लोग क्या कहते हैं हवा से भी सूखता है।
मतलब वायु की गति यदि अधिक होगी तो वाष्पीकरण भी अधिक होगा, और गति कम होगी तो वाष्पीकरण कम होगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, जो वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे लगती है, ठंडा कैसे महसूस होता है, तो ध्यान दीजिए। कभी पेट्रोल को अपने हाथ पर लेके देखिएगा, उसके बाद वो जब पेट्रोल उड़ जाएगा तो आपको ठंडा लगेगा। हम जानते हैं कि खुले बर्तन में रखे द्रव का निरंतर वाष्पीकरण होता है, निरंतर वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के दौरान तो वाष्पीकरण होगा तो ऊर्जा कमेगी, और ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के जो कण हैं वो आसपास के क्षेत्र से ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। देखिए तो यहाँ पर ऊर्जा था, ये वाला इसको ले लिया, यहाँ तो ऊर्जा कम हो गया, और ऊर्जा जब कम हो गया तो अवशोषण के कारण हमको क्या महसूस होने लगता है, शीतलता महसूस होने लगती है। इस तरह से आपका इस एक वीडियो में विज्ञान का पहला अध्याय कंप्लीट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आप लोग इसको क्वेश्चन आंसर पूरा नोट कर लीजिएगा, पढ़ करके क्वेश्चन आंसर बनाने का प्रयास कीजिएगा। हम कल अपने इस चैनल पर में मोहनम इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग के टेलीग्राम चैनल पर में इसके क्वेश्चन आंसर को भी अपडेट कर देंगे, पीडीएफ के रूप में डाल देंगे, और इस वीडियो का डायरेक्ट लिंक भी वहां पर मिल जाएगा। टेलीग्राम नहीं है तो ऐप डाउनलोड करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और ग्रुप में जाकर के जो भी क्वेश्चन हो डाउट क्लियर आप कर सकते हैं। यह 9th का पहला वीडियो है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और पढ़िए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।